नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे और इसी के साथ साथ अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और इसी के साथ साथ आपको खबरें दिखाएंगे भी। तो आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की पूरी कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ हर खबर सीधे होगी आपके मतलब से जुड़ी हुई। आपके इलाके में प्रदूषण का आखिर क्या स्तर है और सरकार आपके लिए क्या कर रही है, तो कान खोलकर दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो भाई शुरुआत करते हैं सोनाली कार्यक्रम की उस खबर के साथ, जो एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली में है। अब दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का कहर लगातार जारी है, जिसने अब दिल्ली वालों को परेशान कर दिया। घर से बाहर निकलते ही मानो ठंड और प्रदूषण परेशान करने के लिए तैयार बैठे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि AQI का स्तर आज फिर से एक बार बढ़ा हुआ दिखा, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार है और कल ग्राफ 3 हटाया गया है और आज देखिए AQI का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 300 के पार है। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI 349 है, वहीं अशोक विहार की बात करें तो AQI 334 तक पहुंच गया है। हाँ। और चांदनी चौक में एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो है वो 354 है। ITO में 309 दर्ज किया गया है और इसका सीधा मतलब ये है कि आप बिल्कुल मास्क लगाएं घर से बाहर अगर निकलते हैं। तमाम तरीके की परेशानियां बढ़ते पोल्यूशन के चलते हैं। और एक चीज़ और जो यहाँ पर है सोनाली, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं और क्योंकि एक ठंड का मौसम है, कोल्ड वेदर है, विंटर्स आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि घर के बाहर आप निकलते हैं कि बाहर कोहरा है या फिर प्रदूषण की चादर है। अब उसे स्मोग आप कह सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बसंत आप, क्योंकि एक तरफ प्रदूषण है तो वहीं दूसरी तरफ ठंड है, जिसकी वजह से अब दिल्ली वाले दोहरी मार झेल रहे हैं। ठंड तो है ही, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया, क्योंकि कल ही की बात है जब कई ऐसे इलाके थे जहाँ पर AQI 200 के करीब दर्ज किया गया था। लेकिन आज एक बार फिर से, जैसे ही ग्राफ 3 हटा, ग्राफ 4 पहले ही हटा दिया गया था और ग्राफ 3 कल के हालात को देखते हुए हटाया गया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से AQI का स्तर जो है वो बढ़ गया। तो अब बात अगर करें, बर्फीली हवाएं जो हैं वो लोगों को परेशान करते हुए नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर सोनाली बात अगर करें तो अब शीतलहर भी है और शीतलहर के साथ लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन भी है और साथ ही साथ पोल्यूशन के साथ अब बात अगर आप करेंगे यहाँ पर कोहरे की, ठंड की, सभी चीज़ें एक साथ दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए लगी हुई हैं। अब जैसा कि कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि इस सीज़न में 2 से 3 बार हो चुका है कि पोल्यूशन थोड़ा सा अंडर कंट्रोल आता है तो उसके बाद नियमों में ढील दे दी जाती है। ग्रैब के नियम हटा दिए जाते हैं। अब ग्रैब के नियम हटा दिए जाते हैं इन द सेंस, अब जैसे पोल्यूशन थोड़ा कम हुआ, हमने पिछले 2 से 3 दिनों में देखा है कि 350, 300, उसके बाद 250 के आसपास ग्रैब 4 हटा, ग्रैब 4 की पाबंदियां हटी, ग्रैब 3 हटा दिया गया और अब एक बार फिर से पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो अगर पोल्यूशन कम होता है उसके बाद आपको कुछ समय तक वो पाबंदियां, मुझे लगता है कि कंटिन्यू करनी चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि जिससे आप काम कर रहे हैं अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके इम्प्लीमेंटेशन को तुरंत हटा देंगे। अगर जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रहे हैं, उसके लिए आपने मेहनत की और जैसे ही आपको रिजल्ट मिला, और वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक बार की कामयाबी स्थायी नहीं है, आपको लगातार काम करते रहना है, तो आप काम करना बंद नहीं कर सकते, आपको और अच्छे से काम करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं बसंता, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि क्योंकि पहले भी ऐसी स्थिति बनी, ग्राफ 4 हटाया गया जिसके बाद AQI 500 तक पहुंच गया था। कई ऐसे इलाके थे जिसके बाद फिर ग्राफ 4 लगाया गया। अब ग्राफ 4 के बाद जब स्थिति सुधरी तो ग्राफ 3 भी हटाया गया, कल की बात है। लेकिन आज फिर से एक बार देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे इलाके जहाँ पर आज AQI जो है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। गले में खराश, आंखों में जलन जैसी परेशानियां हो रही है और कई लोग ऐसे हैं जो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और सबसे ज़्यादा परेशानी बसंत उन्हें होती है जो कि अस्थमेटिक है, जिन्हें पहले से ही अस्थमा है, उन्हें तो सबसे ज़्यादा उनकी सबसे ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है।
और जिन्हें सांस की बीमारी है, जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें दमे की प्रॉब्लम है और जिन्हें इस तरीके की बीमारी है, तो वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से फील कर सकते हैं कि भाई पोल्यूशन का हाल आखिर क्या है दिल्ली में। भले ही कुछ सुधार पहले के मुकाबले हो, अब कल हमने देखा कि 250 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स था, लेकिन आज हवा थोड़ी और प्रदूषित हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी हवा का जो स्तर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है, वो नहीं आपको अलो करता है कि आप खुली हवा में सांस लें, वो आपको अलो नहीं करता है कि आप अच्छे तरीके से खुली हवा में एंजॉय कर पाएँ विदाउट मास्क। तो इसीलिए मास्क लगाना ज़रूरी है। एक टिप है कि मास्क लगाकर बाहर निकलेंगे तो थोड़ा आपके लिए भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तो प्रदूषण की जानकारी और ठंड की जानकारी हमने दी। तो ठंड को लेकर एक और अपडेट है अब मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए कोहरे का एक ऑरेंज अलर्ट दे दिया गया है। आने वाले 2 से 3 दिन में कोहरा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। आज ऑन रोड विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 700 से 800 मीटर की विजिबिलिटी मुझे महसूस हुई है। आज दिल्ली की बात कर लें, नोएडा की बात कर लें, क्योंकि दिल्ली से निकल के नोएडा में आते हैं तो पता चलता है कि आपको विजिबिलिटी का एक लेवल आखिर क्या है। लेकिन आने वाले 1 से 2 दिन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, गाड़ी चलाते समय आपके जो इंडिकेटर्स है वो आप ऑन रखें और साथ ही जो वाहन की सीमा है, गति है, तो उसे आप थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि कोहरे में देखने को ये मिलता है कि अगर तेज गति से आप चलते हैं, कोहरा ज़्यादा है, कब आपको सरप्राइज मिल जाए, कब आपके सामने कोई वाहन बिल्कुल प्रकट हो जाए, आपको पता नहीं चलेगा और वैसी कंडीशन में आप अपने वाहन को संभाल नहीं पाएंगे, अनियंत्रित वाहन हो जाता है। तो चलिए सोनाली, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब अगली खबर पर बात करते हैं। पूर्वी दिल्ली के करकरजुमा इलाके में डीडीए की हाउसिंग स्कीम को लोगों का ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला है। अब डीडीए टावरिंग हाइट्स एंड ईस्ट दिल्ली हब हाउसिंग स्कीम 2026 के तहत पहले चरण में कई फ्लैट्स का ई ऑक्शन नहीं हो पाया है। अब इसमें ये कर दिया गया है कि पहले आओ और पहले पाओ वाला, क्योंकि ऑक्शन से काम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो अब पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर ये फ्लैट्स बेचे जाएंगे, यानी कि जो पहले आवेदन करेगा उसे पहले फ्लैट मिल जाएगा। तो अब अगर आपको इस स्कीम की जानकारी है या फिर अभी आपको जानकारी मिली है, तो इस स्कीम के तहत आप ये मत सोचिएगा कि ई ऑक्शन होगा या फिर ऑक्शन का वेट आप करें। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो एक सपना है घर अपना हो, फ्लैट अपना हो, तो वो निकल जाए। तो पहले आओ पहले पाओ, पहले फॉर्म अगर आप भरेंगे तो आपको पहले फ्लैट मिल जाएगा। तो स्कीम के दूसरे चरण में 2 BHK फ्लैट्स भी शामिल किए गए हैं और मिडिल क्लास मैन की सबसे बड़ी नीड यही होती है कि 2 BHK मिल जाए, है ना। 2 BHK ही सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास की प्रेफरेंस रहती है कि 2 BHK फ्लैट मिल जाए। तो दूसरे चरण में 2 BHK फ्लैट्स इसमें शामिल है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया जो है वो भाई ऑनलाइन होगी। अपने फ़ोन में आप इंटरनेट रखिएगा और लोग डीडीए के आवास पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर पोर्टल नहीं चल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जब इस तरीके की कोई स्कीम आती है तो सभी के अंदर एक होड़ मचती है कि भाई पहले आओ पहले पाओ, तो क्यों ना हम पहले भागें। और ये सब सोचते हैं, ये सभी सोचते हैं, केवल आप नहीं, ये सभी सोचते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हैवी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट जो है वो कभी कभी काम करना बंद कर देती है, कभी कभी हैंग करती है। तो लगातार ट्राई करते रहिएगा और आवेदन करने के लिए एक तय पंजीकरण शुल्क जो है वो आपको देना होगा। और क्या इसका प्रोसेस रहेगा ये बताएंगे स्वामी। देखिए, इसके अलावा फ्लैट बुक करने के लिए एक मुश्त राशि आपको जमा करनी होगी। अगर फ्लैट मिल जाता है तो ये रकम कुल कीमत में जोड़ दी जाएगी। वहीं डीडीए के अनुसार अगर बात करें बसंत, तो फ्लैट का निर्माण काम लगभग पूरा हो चुका है। यानी कि आप जल्दी से जाइए और अप्लाई कीजिए, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ। क्या पता आप लेना चाहते हो लेकिन आप बाद में जाकर के आवेदन करें और आप ना ले पाए। और ये तो होता है अक्सर, कभी कभी ऐसा होता है कि डीडीए फ्लैट्स बनाता है और लोकेशन अगर उसकी अच्छी है तो भाई उस समय होता है कि मिडिल क्लास मैन की प्रेफरेंस रहती है कि भाई तुरंत अपना घर हो, फ्लैट्स हो, ये चीज़ जो है वो खरीदी जाए, क्योंकि बहुत बड़ी प्लानिंग होती है इसके पीछे, सालों की प्लानिंग होती है, सालों की सेविंग्स भी होती हैं। और जब ऐसे निकलता है विज्ञापन कि हाँ भाई अब फ्लैट्स बन के तैयार हैं, आप पहले आइए पहले पाइए, या फिर ई ऑक्शन के जरिए, तो लोगों में होड़ मच जाती है। होना तो यहाँ पर भी ई ऑक्शन था लेकिन वो नहीं हो पाया किन्हीं कारणवश, तो इसीलिए पहले आओ पहले पाओ, तो पहले जाओ और पहले पाओ, हम ये कहेंगे आपको। तो फ्लैट मिलने पर खरीदार को जो कुल कीमत का हिस्सा ज़्यादातर है वो देना होगा। इसका मतलब ये कि एक मुश्त राशि आपको पहले जमा करनी होगी, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा आपको पहले देना होगा। अगर फ्लैट आपको मिल जाता है
तो ये जो आप एक मुश्त राशि दे रहे हैं, यानी कि जो छोटा सा हिस्सा दे रहे हैं, जैसे आम बोलचाल में हम कह देते हैं कि पहले आप बयाना करा देते हैं किसी चीज़ का, हाँ। तो वो आपकी कुल राशि में जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 20 लाख का फ्लैट है, शुरुआत में एज ए बुक करने के लिए आपको 2 लाख रुपए मान लिया जाए कि आपको देना है, और फ्लैट अगर आपको मिल गया तो उसके बाद ये 2 लाख रुपए जोड़ दिए जाएंगे 20 लाख में, तो आपको उसके बाद 18 लाख रुपए पे करने होंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको फ्लैट नहीं मिलता है तो ये 2 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे, और बाकी की जो रकम है वो कब्जा मिलने के बाद आपको देनी होगी, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। उम्मीद है कि फ्लैट का कब्जा अगले साल तक दे दिया जाएगा जो जिन्हें फ्लैट अलॉट हो। चलिए, अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ फ्लैट सरकारी संस्थानों के लिए भी अलग से रखा गया है। डीडी को उम्मीद है कि नई प्रक्रिया से ज्यादा लोग इस स्कीम में दिलचस्पी दिखाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब ई ऑक्शन किया गया तो ज्यादा लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अब डीडी की तरफ से कहा गया है, पहले आओ पहले पाओ, आप जाइए पहले आवेदन कीजिए, फ्लैट आपका होगा। और सोनाली, आपको क्या लगता है कि पहले आओ पहले पाओ कितना प्रभावी है एज कम्पेयर टू ई ऑक्शन? अब ई ऑक्शन में ऐसा होता है कि आप करो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन पहले आओ पहले पाओ में ऐसा है कि जो जिसने पहले अप्लाई कर दिया, और अगर 100 है, अगर 100 लोगों ने पहले अप्लाई कर दिया तो 100 लोगों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, और बाकी के जो 100 लोग हैं इच्छुक हैं लेकिन वो नहीं ले पाएंगे। तो मतलब बेहतर कौन सा है आपके नजरिए में? ई ऑक्शन बेहतर लगा मुझे, लेकिन अब लोगों ने इसमें ज्यादा कुछ दिलचस्पी दिखाई नहीं, शायद इसकी वजह से अब पहले आओ पहले पाओ कर दिया गया। और एक ये ह्यूमन नेचर भी है कि जब आपको ये बोल दिया जाता है कि जो पहले आएगा पहले उसे मिल जाएगा, हाँ। तो एक ह्यूमन नेचर है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है कि भाई हम अगर पहले जाएंगे तो हम उसके मालिक पहले होंगे। हाँ। तो एक ये ह्यूमन नेचर भी होता है, तो ये इसीलिए भी ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि जब टेक्निकल चीजें काम नहीं करती हैं तो उन चीजों पर शिफ्ट किया जाता है जो कि ह्यूमन नेचर को बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं। तो चलिए इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब बात अगर करें तो केंद्र सरकार ने गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक बेहतर सुरक्षा देने के लिए 4 श्रम संहिताओं के मसौदे नियम को तैयार कर दिया है, इसे जारी कर दिया गया है। और इन नियमों के तहत अब न्यूनतम मजदूरी, इलाज, सुरक्षित कामकाजी माहौल और साथ ही एक सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी जिसे आप कहते हैं, ये सुविधाएं अब गिग वर्कर्स को मिलेंगी। लगातार ये मांग की जा रही थी गिग वर्कर्स की तरफ से, सोनाली, की जो तमाम सुविधाएं हैं वो हमें दी जाए, जो तमाम सुविधाएं हैं उन्हें उनके लिए होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर लगातार वो काम कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर उन्हें नहीं मिल रहा कुछ, तो जाहिर सी बात है वो हड़ताल पर थे, मांग कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बसंत, कई शर्तें थी, कई मांग थी, लेकिन अब सरकार की तरफ से ये जो मांग है वो मान ली गई है। तो इसके लिए कई शर्तें रखी गई थी कि किसी एक कंपनी के साथ साल में कम से कम 90 दिन या फिर अलग अलग कंपनियों के साथ कुल 120 दिन काम किया हो। और जो यहाँ पर बात अगर करें तो स्वास्थ्य, जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जैसे सोशल सिक्योरिटी फायदे के लिए गिग वर्कर को कम से कम 90 दिनों तक एक ही एग्रीगेटर के साथ काम करना होगा। ये महत्वपूर्ण बातें जो हम आपको बता रहे हैं। अगर वह एक से ज्यादा एग्रीगेटर के साथ काम करता है तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुल मिलाकर 120 दिन का काम पूरा किया हो, ये जरूरत है। और एक वर्कर को उस दिन से एग्रीगेटर के साथ जुड़ा हुआ माना जाएगा जिस दिन से वह कमाई करना शुरू करता है, चाहे कमाई की रकम कितनी भी हो, जिस भी कैलेंडर के दिन इनकम कमाई जाएगी और वह एलिजिबिलिटी के लिए गिना जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई गिग वर्कर अगर आज कोई डिलीवरी करता है किसी एग्रीगेटर के थ्रू, स्विगी, जोमेटो, व्हाटएवर, तो वो एक दिन में काउंट किया जाएगा। अगर कोई वर्कर एक दिन में कई एग्रीगेटर के साथ काम करता है तो उसे अलग से ही गिना जाएगा। मतलब अगर कोई गिग वर्कर एक ही दिन में 3 एग्रीगेटर के लिए काम करता है तो उसे 3 दिन गिना जाएगा। तो बात अगर करें तो 16 साल से ज़्यादा उम्र के जो गिग वर्कर्स हैं उनको अपने आधार नंबर और दूसरी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके जो रजिस्टर है वो करना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद है, वो भी लगातार इस बात को उठा रहे थे कि जो गिग वर्कर है वो लगातार काम करते हैं, वो एक तरफ अपने लिए कमाई तो करते हैं, लेकिन उनकी जो वर्किंग हावर्स रहती है, वर्किंग ड्यूरेशन रहती है, उसमें फायदा किसका होता है? फायदा हमारा भी होता है। फॉर एग्जांपल आप कुछ ऑर्डर करती हैं, गिग वर्कर जो है वो सामान आप तक लेके पहुंचता है, तो
हो सकता है कि रास्ते में ट्रैफिक हो या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो, है ना, तो वो अपनी जान पर खेलते हुए हमारे सामान को ऑर्डर करता है, क्योंकि रोड पर चलते हुए कुछ नहीं पता सोनाली किस समय क्या परिस्थिति इकट्ठी हो जाए। धूप है, सर्दी है, बारिश है, और उस समय हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। 10 मिनट अगर आपका ऑर्डर लेट हुआ तो आप ये कहने लगते हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, लेट हो गए, आखिर क्यों लेट हुआ, मत आया कीजिए अगर आप नहीं टाइम से डिलीवर कर पाते। इस तरीके की चीज़ें बोल दी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि एक इंसानियत के तहत ऐसा ना किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब देखिए वो भी इंसान है। रोड पर चलते हुए आप जब ऑफिस लेट पहुंच सकते हैं, रोड पर चलते हुए आप ऑफिस में जाकर ये कह सकते हैं कि जाम बहुत था। और बसंत, कई बार ऐसा होता है कि हड़बड़ी में हमसे भी कई काम जो है वो हम गलत कर जाते हैं। और उनके पास तो सिर्फ 10 मिनट का टाइम होता है, क्योंकि उनके पास टारगेट होता है कि 10 मिनट में उनको अपने जहां उनको सामान डिलीवर करना है उनको पहुंचना है। तो किसी भी हालत में वो 10 मिनट में पहुंचते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता कि किन हालातों से गुजरकर वो सामान डिलीवरी करते हैं। बिल्कुल। और एग्रीगेटर्स को अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या फिर यूनिक आईडी बनाने के लिए गिग वर्कर या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर की डिटेल एक सेंट्रल पोर्टल पर शेयर करनी होगी। हर योग्य रजिस्टर्ड वर्कर को एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, डिजिटल या फिर फिजिकल, और जिस पर उनकी फोटो और साथ ही दूसरी जानकारी एग्रीगेटर से जुड़ी हुई भी हो सकती है। और ये कोड तय सेंट्रल पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। अब गिग वर्कर के लिए लगातार पिछले कुछ समय में उन्होंने हड़ताल भी की, आवाज भी उठाई कि भाई हमें भी सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी के हकदार हम भी हैं। और उसके बाद अब केंद्र की तरफ से ये एक बड़ी राहत दी गई है। एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर दिया गया है, जिसमें ये इंश्योर किया गया है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको भी अब ये इंश्योर किया जाएगा कि वो अगर तय पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं, अकॉर्डिंग टू डिसाइडेड पैरामीटर्स, अगर वो एलिजिबल हैं तो उन्हें प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। उसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है, जीवन बीमा है, और इसी के साथ बात अगर करें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार मांग की जा रही थी सोशल सिक्योरिटी को लेकर। और ये वो चीज़ें हैं जो कि एक बुनियादी सुविधा होती है किसी भी गिग वर्कर के लिए, अगर कोई काम करता है तो एक अच्छी खबर है उनके लिए और एक बहुत बड़ी राहत भी है सोनाली। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं बसंत, और बात करते हैं उस खबर की जिसके लिए लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि सोना चांदी आप भी काफी समय से, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि सोने चांदी के दाम जो है वो घटे और आप कुछ ले पाए। लेकिन अब मेरा जो सब्र है वो जवाब देने लगा है। और क्योंकि सोने और चांदी के 10 ग्राम सोने के दाम कुछ बढ़कर हो चुके हैं। 1,38,260 रुपए चांदी की कीमत है, 2,41,100 रुपए। अब ये कीमतें देखने के बाद सोनाली मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ठीक नहीं, महंगा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बसंत आप, क्योंकि मैं भी काफी लंबे समय से आपकी तरह इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अब सब्र नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कि सोचना ही छोड़ दूँ कि मुझे गोल्ड या सिल्वर कुछ भी लेना है। लेकिन जिन्हें खरीदना है भाई उन्हें तो देखिए खरीदना है। अगर आपके घर में शादी ब्याह है या फिर कोई ऐसा फंक्शन है और उसमें आपको नीड है कि ज्वेलरी आपको बनानी है या फिर गोल्ड या फिर सिल्वर, तो देखिए आपको तो खरीदना होगा, आपके पास कोई चारा है नहीं। और जाइए, अगर ज़्यादा पैसे नहीं है तो या तो फिर कैरेट कम कराइए, 24 कैरेट या फिर 22 कैरेट, 18 कैरेट, या तो ये ऑप्शन है, या फिर आप दाम की जगह ग्राम कम कराइए। यही आपके पास ऑप्शन बचता है कटौती का। तो चलिए इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। आज अगर आपकी गाड़ी जाने वाली फ्यूल स्टेशन की तरफ, क्योंकि जैसे कि मेरी तरह आज मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी में रिफिल करा लूँ, तो भाई दिल्ली में अगर आप पेट्रोल डलवाने वाले हैं तो आपको मिलेगा पेट्रोल 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर, और डीजल आपको मिलने वाला 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर। इसके अलावा CNG की जो कीमतें हैं वो 77.09 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से है। और ऑफिस जाने का समय है तो ये दाम आपके लिए काम के हैं साहब। और साथ ही साथ नोएडा की कीमतों की बात कर लेते हैं। नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 94.87 प्रति लीटर। वहीं डीजल की कीमत की बात करें तो डीजल की कीमत है 87.89 प्रति लीटर, और CNG की कीमत की बात करें तो CNG की कीमत है 85.70 प्रति किलोग्राम। तो वहीं गुरुग्राम की कीमतें भी साथ ही साथ बता दीजिए सोनाली, क्योंकि कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो कि गुरुग्राम से दिल्ली या फिर गुरुग्राम से नोएडा आते हैं। तो अगर पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 95.65 प्रति लीटर है। डीजल की कीमत की बात करें तो यहाँ पर डीजल की कीमत है 88.02 प्रति लीटर, और CNG की कीमत की बात करें तो 82.12 प्रति किलोग्राम है कीमत।
तो ये तो हमने आपको बताया कि आपको फ्यूल के आखिर क्या प्राइस देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई आपके लिए ये तमाम चीज़ें जो है हम लेकर आते हैं, चाहे बात फ्यूल डीजल की हो, गोल्ड सिल्वर की हो, सरकार ने आपके लिए क्या किया है, आपके इलाके में आखिर क्या अपडेट ऐसी जो आपसे जुड़ी हुई है, आपको जाननी चाहिए, जो आपको प्रभावित करेगी। तो चलिए फिलहाल आज के लिए दिल्ली वाले रेडियो टीवी कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।